हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं अकाउंटिंग थ्योरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। मुद्रास्फीति लेखांकन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, मूल्य स्तर लेखांकन। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें आपका एक साइड दिया हुआ है सारे मेथड्स और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि उन मेथड पे हम लोग जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं तो कौन से मेथड पे किसको फॉलो करते हैं। तो ये मैंने सामने सामने ही इसको लिखा है, बहुत ज़्यादा घुमा करके नहीं है इसमें। जैसे जो आपका CPPT मेथड है यानी कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक है, वो क्या करता है तो वो आपके बैलेंस शीट को कन्वर्ट करता है GPI पे। GPI यानी कि जनरल प्राइस इंडेक्स, जनरल प्राइस इंडेक्स। और जनरल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि पूरे बाजार में आपके मूल्य स्तर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं GPI। और वहीं पर जब SPI की बात होती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की बात करता है। जैसे पेट्रोल की बात करें हम लोग तो सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो वो होगा आपका SPI। और पूरे बाजार में मूल्य स्तर में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है, जब उसकी बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका GPI होगा, जनरल प्राइस इंडेक्स। तो क्वेश्चन में आपके ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन मैंने उसको मर्ज करके सिर्फ एक क्वेश्चन किया है कि जब करंट परचेजिंग पावर टेक्निक प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे किसके बेस पर, जनरल प्राइस इंडेक्स के बेस पे। जनरल प्राइस इंडेक्स आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है WPI और एक होता है CPI। तो ये करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये करता है किस पे, CPI पे। दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये क्या करता है, ये बैलेंस शीट को कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर पूरे मार्केट की बात ना करके वो एक स्पेशल कमोडिटी, किसी विशिष्ट वस्तु की बात करता है। और करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक क्या करता है, उसमें बैलेंस शीट को दिखाया जाता है मार्केट वैल्यू पे कि प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन इसमें क्या होता है, करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक में लोग सब्जेक्टिव देते हैं। जैसे मेरे से कोई आके पूछे कि इस बिल्डिंग का रेट कितना होगा, तो मैंने बोल दिया 10 लाख। कोई वहीं पर आएगा तो वो बोलेगा 12 लाख। यानी कि कोई स्पेसिफिक यहाँ पे मेजरमेंट टेक्निक नहीं है। वहीं पर जब करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की बात आती है तो यहाँ पर करंट वैल्यू की बात की जाती है, करंट मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, और ये सब्जेक्टिव ना हो करके हम लोग इसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं। असेट्स को सिर्फ दिखाया नहीं जाता है, उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है करंट मार्केटिंग वैल्यू पे। आई थिंक आप पढ़े होंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो बस याद कर लीजिएगा कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक में क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है। नेक्स्ट है IFRS इज डिपेंडेंट अपॉन। जो IFRS है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उचित मूल्य पर, फेयर प्राइस पे। और इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, वो किया गया था 1977 में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बोर्ड को 2001 में, इसका फुल फॉर्म दे सकता है कि ISAB का फुल फॉर्म बताइए, तो IASB का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बोर्ड, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। टोटल नंबर ऑफ IFRS कितने हैं, तो वो 17 है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है, तो वो 41 है। इसमें पूछा है कि कभी भी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड मैंडेटरी हैं, तो जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसमें से 29 मैंडेटरी है और 3 मैंडेटरी नहीं है। अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका 30, 31 और 32 तीनों इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो किया गया था ICAI
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC की स्थापना कब की गई थी? तो वो किया गया था 1973 में। ये सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, याद करने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको याद ही करने हैं। पिछले 2 वीडियोस में जो समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी MCQs में बना करके उसको समझा दिया है। नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग स्टेट्स दैट ओनली स्केयर्स पीपल शुड कंप्राइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के जो डिफरेंट मॉडल हैं उनमें से कौन सा मॉडल ये कहता है कि वही मनुष्य कुछ मूल्य रखता है जो कंपनी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सीमित है, मतलब उनके पास बहुत बढ़िया स्किल्स हैं और वो लिमिटेड है कंपनी के लिए। तो वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी जितने भी लोग हैं उनकी बिडिंग की जाती है। बिडिंग, और बिडिंग उसी पर्सन की हो सकती है जिसके पास अच्छे स्किल्स रहे और वो लिमिटेड रहे। नेक्स्ट है, यहाँ पे सारे मॉडल वो कौन से ईयर में आए थे, अगर उसका ईयर दिया होगा तो वो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। वो किसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि इससे कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चंस बन सकते थे और उसको एक्सपेंड करने का कुछ मतलब नहीं बन रहा था। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा उसको कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच किसने दिया था, ये मैच द फॉलोइंग। और उसके साथ साथ ऐसे सिंपल भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो जो ऐतिहासिक लागत अवधारणा है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, HR का मूल्य उन पे खर्च किए गए जितने भी रुपए हैं, चाहे उनको रिक्रूट करने का है, उनको ट्रेन करने का है, उनके डेवलपमेंट पे जितना खर्चा किए हैं उन सबको जोड़ दीजिए, वो क्या है, HR का वैल्यू है। ये कौन बताता है, आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। और दिया किसने था, ब्रेमेट, फ्लेमहोल्ट्ज एंड पाइले। ये पहला है आपका। दूसरा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच मतलब प्रतिस्थापन लागत अवधारणा। ये क्या कहती है, ये कहती है कि HR का मूल्य ये नहीं है कि हम इसके ऊपर कितना खर्चा किए। अगर ये हमारी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, तो अगर हम किसी दूसरे पर्सन को अपनी कंपनी में लेके आते हैं तो उसको लाने पर हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो इस समय जो हमारी कंपनी में है उसका मूल्य है। और ये दिया था किसने, रेंसिस, लिकर्ट एंड फ्लेमहोल्ट्ज। दोनों का नाम याद रखिएगा कि कौन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बिडिंग अप्रोच किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल को ही बिडिंग अप्रोच भी कहा जाता है। और इसको दिया था हेकीमैन एंड जोन्स ने। इसमें बोला जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर हमारे डिपार्टमेंट में हैं तो उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 1 में है, डिपार्टमेंट 2 में अगर भेजा जाए तो वो लोग इनका मूल्य कितना लगाएंगे, वही हमारे HR का मूल्य है। नेक्स्ट है रिवार्ड वैल्यूएशन मेथड। इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो हमारे पास HR है उनको अपने पास रखने की, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो ट्रांसफ़र उनका कितना हो सकता है, इन सब का वैल्यू एडिशन करने के बाद जो उनका मूल्य आता है वो रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल में बताया जाता है। इसको दिया था स्कॉटिस्टिक ने। नेक्स्ट है एग्रीगेट अप्रोच, एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। इसमें क्या किया जाता है, एवरेज सैलरी निकाला जाता है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर किसी सिंगल पर्सन की बात ना करके सबको ऐड करके उसके बाद सबकी एवरेज सैलरी निकाली जाती है। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि वो जितने लोग हैं वो लोग कितने साल तक हमारी कंपनी से जुड़े रहेंगे और उसके माध्यम से उनका मूल्य निकाला जाता है। और ये दिया था SK चक्रवर्ती ने। ये सिंगल इंडियन हैं जिन्होंने HR पे कोई मॉडल बनाया है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसने HR को कोई मॉडल दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, जिसको दिया था लिव एंड स्क्वाड ने 1971 में। इसमें उन्होंने बताया था कि जो HR है हमारा, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी वैल्यू इस पे निर्धारित की जाती है कि वो भविष्य में हमको कितना कमा करके देगा। नेक्स्ट है सर्टेनली इक्विवेलेंट
नेट बेनिफिट ये दिया था पिंकिन ऑर्गन ने 1976 में। इसमें बताया गया था, जैसे ऊपर वाले में क्या है कि वो कितना कमाएगा या फिर हम लोग उसको कितना देंगे, इसके बेस पर निकालिए। यहाँ पर क्या होता है कि निश्चित तौर पे हम लोग सच में उनको कितना देने वाले हैं उसका एस्टिमेशन करके एचआर का वैल्यू निकालिए। आई होप अगर आपने इसको पढ़ा है तो एक बार रिवीजन हो गया होगा आपका, और उसके साथ साथ सारे जितने भी राइटर्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने बस जो मेन है उसी को लिखा है, टोटल 9 या 10 अप्रोचेज हैं, उन सबको नहीं इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर टू सजेस्ट अ मॉडल फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन से पहले प्रोफेसर हैं जिन्होंने मानव संसाधन के लिए कोई मॉडल दिया है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वो कौन थे आपके? एस.के. चक्रवर्ती। नेक्स्ट है आपका, हैकिमियन एंड जॉन्स कॉम्पिटिटिव बिडिंग मॉडल इज ऑल्सो नोन एज। जो हैकिमियन एंड जॉन का कॉम्पिटिटिव मॉडल था उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल से। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो वो है 1। ये 2 में क्या बताया गया है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित है। 17 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग से, और 19 किससे संबंधित है? लीज से। नेक्स्ट है, व्हाट इज एम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाउ टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर कंपेरेबल, वित्तीय विवरणों को अधिक तुलनात्मक बनाना। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितने भी लेखांकन नीतियां हैं उनके मध्य समानता प्रदान करना। नेक्स्ट है, टू गाइड द जजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं वो जो जजमेंट्स देते हैं उसको गाइड करना। तो ये है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। निम्नलिखित में से आधारभूत लेखांकन मानक कौन कौन से हैं, या लेखांकन मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और गोइंग कंसर्न, ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ IFRS। ये इंफॉर्मेशन जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी तो उसमें बताया है कि वो 17 है टोटल। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, INDAS कितना है टोटल 2020 की रिपोर्ट से? तो वो है टोटल 41। नेक्स्ट है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर। लेखांकन मानक किसके लिए मैंडेटरी है? कंपनीज के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, ये फर्म है, फर्म्स के लिए या सोल ट्रेडर के लिए? तो ये है कंपनीज के लिए, कंपलसरी है, उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है, ICAI वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर। ICAI की स्थापना किसके अंडर की गई है? तो उसे किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंडर। ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये फुल फॉर्म के साथ आप याद रखिएगा, NACAS का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 2001 में। 2001 में और एक चीज़ की स्थापना की गई है, IASB की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ICAI टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉन एज। ICAI के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, एक बोर्ड बनाया गया था जिसका कार्य क्या है? लेखांकन मानक तैयार करना। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से, ASB। नेक्स्ट है, अंतरिम रिपोर्ट, अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग डैश फॉर एन अंतरिम पीरियड। अंतरिम रिपोर्ट मतलब क्या होता है, या फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से वित्तीय प्रतिवेदन होते हैं? तो अंतरिम रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब 2 अवधि के बीच में,
व्हेन रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बिटवीन 2 फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, तो इसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पूरा वित्तीय विवरण को तैयार किया जाता है। अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक समरी की तरह तैयार किया जाता है, या ए और बी बोथ? तो इसका आंसर है ए एंड बी बोथ। जितने चीज़ों की ज़रूरत है वो हर एक चीज़ रहता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल रिपोर्ट चाहिए तो वो फुल रिपोर्ट रहेगा, और उसके साथ साथ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसमें रहता है। नेक्स्ट है अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जब अंतरिम रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं तो वो सामान्यतः किसके आधार पर किया जाता है? मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल या 9 मंथ? तो ये होता है, ज़्यादातर होता है ये क्वार्टरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग अप्लाइज टू दोज कंपनीज विच हैव एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज़ डैश करोड़ और मोर। तो जो AS17 के अंतर्गत रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी कि सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो कौन सी कंपनीज तैयार करती हैं? तो वो कंपनीज तैयार करती हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का होता है, 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको अगर कहीं और से भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। मुझे जितना हो पाया है मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सब्जेक्ट। धन्यवाद।